गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। तो आज हम आपके एग्जाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी है। सम पॉइंट्स टू गेट गुड मार्क्स इन योर, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एग्जाम्स। जैसे कि आपने अपने सिलेबस को देख लिया होगा, तो आपके सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एक दो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। सिलेबस से आपको पता चलता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स पे कितना फोकस करना है, ये आप अपने सिलेबस के थ्रू देखते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू कैसे आपको चैप्टर से सेलेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है, ये सारे आपको जो है व्यू मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से। और सही मानो, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही से देखा है तो 80% आपकी तैयारी पूरी है। इसके बाद आपके पास एक दो सेट मॉडल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको इंसाइट देता है कि एग्जाम जो है वो इस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर पूछे जाने हैं। देन आप अपने लिए अपना टाइम टेबल बनाओ। इस टाइम टेबल में कुछ बिंदु को आप इंक्लूड करके रखो। जैसे आपके टाइम टेबल आपके होने चाहिए, आपके दोस्त के नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपके दोस्त की रिक्वायरमेंट अलग है। हो सकता है कि आपको फोकस ज्योग्राफी पे ज़्यादा करना हो विद कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, या आपने थ्रू आउट सेशन जो है हिंदी पे कम ध्यान दिया तो हिंदी पे एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को डिजाइन करो, अपने टाइम टेबल को डिजाइन करो। आपके टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट आपके मार्क्स या परसेंट बनाने में अपने रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है, इजी सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बहुत अच्छा गया नहीं पेपर, आपके परसेंट ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। आप अपने डेली स्टडी आवर्स में 6 to 7 आवर्स का जो है टाइम फिक्स करो, क्योंकि नियरली आपके सिलेबस पूरे हो चुके हैं। टाइम अब आपके पास ठीक ठाक मिल रहा है, तो 6 से 7 घंटे के समय आपके पास होना चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई मतलब आपका मोबाइल फोन आपसे दूर हो, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो। अदरवाइज 5 से 10 मिनट में क्या होता है, आपने मोबाइल देखा और फिर डाइवर्ट हो गए। और मोबाइल अभी के लिए सबसे ज़्यादा हमें डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। तो मोबाइल को अपने से दूर रखना है। एक पॉइंट यही इंक्लूड किया जा सकता है दोस्तों। देन अपने टारगेट अपने नोटबुक पे आप लिख करके रखो कि आपको कितने अच्छे नंबर लेके आने हैं, और टारगेट थोड़े अच्छे रखने हैं। जितने अच्छे आप टारगेट रखते हो उतने अच्छे से आप मेहनत करते हो। एंड जो 7 आवर्स का टाइम आपने डिसाइड कर रखा है, उसमें लगभग आधे टाइम आप नए टॉपिक को पढ़ने के लिए डिसाइड करो, और आधे टाइम आप जो आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए रखो, या फिर कल आपने जो पढ़ा है उसे रिवीजन करने के लिए रखो। और हर 50 to 60 मिनट्स के इंटरवल पे अपने आप को एक ब्रेक दो। इस ब्रेक में हो सकता है कि आप थोड़े से स्प्रोट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, या अपने भाई बहन के साथ खेल लो। ठीक है, ये आपके डेली के लिए जो है आपके टाइम टेबल का पार्ट होना चाहिए। छोटे छोटे बना। आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से आपके लिए एमसीक्यू पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से आपके लिए शॉर्ट आंसर्स पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से मैथ पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन डिजाइन हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। आप उसी तरीके के क्वेश्चन की तैयारी उस चैप्टर से करो। इसमें क्या है कि आप कम समय में बिना डाइवर्ट हुए
फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कई बार क्या होता है कि लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से नहीं पता है। कई बार ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया, छोड़ देना चाहिए। मत छोड़ो, आपने छोड़ दिया तो आप लड्डू ही खाओगे, 0 नंबर ही मिलना है। यदि आपने अटेम्प्ट किया, कई बार हमें लगता है कि हमें आंसर सही से नहीं पता और जो हमने लिखा है वो टीचर को लगता है कि ये अप टू पॉइंट है, अप टू द मार्क्स है, तो आपको मार्क्स पूरे भी मिलते हैं। नहीं भी यदि आप अप टू मार्क्स आपने नहीं लिखा, सही से नहीं लिखा, तो भी कुछ वर्ड्स आपके आंसर के अकॉर्डिंग सही हो जाते हैं तो भी आपको नंबर दिया जाता है, कुछ न कुछ नंबर मिल जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूरी तरीके से छोड़ना नहीं। वर्ड लिमिट दिया जाता है इस क्वेश्चन के रूप में। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। वर्ड लिमिट इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर दो। वर्ड लिमिट इसलिए दिया जाता है कि एक दो शब्द में लिख करके आप उड़ न जाओ, नंबर मिलेगा। यदि आपने कीवर्ड लिख दिया तो भी नंबर मिलना है, लेकिन यदि आपने कंप्लीट फॉर्म में लिखा अपने आंसर को तो पूरा नंबर मिलता है। और एग्जाम में क्या होता है कि यदि आपने पहले से डिजाइन कर रखा है कि एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे हमें 15 to 20 मिनट्स देने हैं और यदि ज़्यादा टाइम जा रहा है आंसर लिखने में तो अपने आप को रोको, थोड़ा सा आंसर को और ब्रीफ कर लो। तो टाइम आपके माइंड में होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। ठीक है बच्चों? 5 मार्क्स पे देखा जाए तो 5 मार्क्स के आंसर को याद करना बहुत ईजी है। कई बार हमारे दिमाग में आता है ना कि बहुत लंबा आंसर है, कैसे याद किया जाए। उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप की पॉइंट्स अपने आंसर को पहले पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, उसके की टर्म्स को याद कर लो और हर पॉइंट के 1-2 फैक्ट आपको याद कर लेना है। इसमें क्या है कि 1-2 चीज भी यदि एक पॉइंट से आपने याद कर रखा है, जैसे की पॉइंट, जैसे कई बार हमें क्या होता है कि हेडिंग्स देते हैं तो हेडिंग याद कर लो, हेडिंग के अंदर 1-2 फैक्ट याद कर लो, 1-2 की टर्म्स याद कर लो और जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे जैसे लिखना है उस पॉइंट को आप डील कर लो। इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट में एक लॉन्ग आंसर याद कर सकते हो। और लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर जो है मेन कंटेंट आपको देना है। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में दे दो कि आप पूरे आंसर में क्या लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो पूरे आंसर क्या होगा, उसके बाद मेन बॉडी और बॉडी के बाद फिर से आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लॉन्ग आंसर को लिख पाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। वहाँ पे आप मैप इंक्लूड करो, डायग्राम इंक्लूड करो। ओके, तो जो ये चीजें आपके आंसर को और ज्यादा इनहांस कर देता है, उसकी क्वालिटी को। ओके, तो एसेशन रीजन यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि हम एसेशन और रीजन पढ़ते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या सही क्या गलत। सही तो पता चल जाता है कि हाँ ये सही पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है, लेकिन इसके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो ट्रिक होता है कि आप पहले ए और बी, ए में एसेशन दिया होता है, बी में रीजन दिया होता है, तो पहले आप रीजन को पढ़ो। मतलब क्या आपको कारण पता यदि होता है कि इस कारण से ये काम हुआ होगा तो आप जल्दी से आप पकड़ पाते हो कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो, कंफ्यूजन केवल ए और बी में होता है। सी डी में आपको क्लियर हो जाता है कि सी में यदि ए सही है तो सी हो गया, यदि केवल बी सही है तो आंसर आपका डी हो जाता है। यदि दोनों सही है तो फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि ए दें या बी दें, क्योंकि ए में पॉइंट होता है रीजन एंड एसेशन बोथ करेक्ट एंड एसेशन सपोर्ट टू रीजन सपोर्ट टू एसेशन। तो इसमें क्या है कि कंफ्यूजन ना हो तो पहले आप रीजन को पढ़ो। रीजन यदि आपको पता हो जाए कि ये कारण है इसलिए ये हुआ, यदि ये पकड़ना आप शुरू कर दिए तो आपका रीजन एसेशन इजी है।
और यदि आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप ए लगा देना। ज़्यादातर आंसर जो है ए ही होता है रीजन एसेशन का। अब क्या है कि थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना शुरू कर दिया है। जैसे रीजन एंड एसेशन आर करेक्ट, ये पॉइंट कई बार ए में दे देता है, कई बार सी में दे देता है, तो सीक्वेंस भी चेंज कर रहा है। इसलिए जो है रीजन एंड एसेशन आर करेक्ट एंड एसेशन रीजन सपोर्टेड टू एसेशन, ये वाली पॉइंट सबसे ज्यादा सही होता है। तो यदि समझना है तो इस पॉइंट को आप क्लिक कर सकते हो। किसी चैप्टर से उठाया जाता है, जनरली सोशल साइंस कह लो या ज्योग्राफी कह लो, किसी न किसी चैप्टर से आपको उठाया जाता है, चाहे ये वो चैप्टर आप कि अभी सिलेबस का पार्ट हो या प्रीवियस क्लास के सिलेबस का पार्ट हो, लेकिन आपका पढ़ा हुआ वो होता है। तो यदि पहले से पढ़ा हुआ आपका पैराग्राफ आ गया तब तो आपके लिए इजी है कि बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप क्वेश्चन के आंसर देते हो तो वो सही होता है। लेकिन इस तरीके से जो आपके लिए अनसीन पैसेज वाली पैराग्राफ हो तो आप पहले क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्वेश्चन के एक बार पैराग्राफ को थॉरोली पढ़ना और जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट करते जाना, फिर आपके लिए आंसर देना आसान हो जाता है। ओके, बात कर लेते हैं मैप पॉइंटिंग को लेकर के। मैप पॉइंटिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से मैप पॉइंटिंग पूछे जा रहे हैं। और मैप पॉइंटिंग का सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये क्लियर है कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी लोकेशन पूछे गए हैं आप उसको लो, मैप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से नियरली 12 मार्क्स तो केवल ज्योग्राफी में है, 10 मार्क्स लोकेशन के रूप में और 2 मार्क्स जो है आपके दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। और मैप यदि अच्छे से आपने देखा है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको यूज करते हो, वहाँ भी ये सपोर्ट करता है। और क्या करना है आपको, जो चैप्टर वाइज आपने देख रखा है कि किस चैप्टर से कौन कौन से लोकेशन आते हैं, तो प्रैक्टिस जो है आप चैप्टर वाइज करो। चैप्टर वाइज करने से क्या है कि आपको पता रहता है कि इस चैप्टर से ये हमें देखना है और कौन से चैप्टर से छोड़ देना है, ठीक है। और मैप पॉइंटिंग बहुत इजी सा सेक्शन है, ये आपके टाइम को भी सेव करेगा। यदि आपने मैप पॉइंटिंग पहले से अच्छे से कर रखा है, मार्क्स तो अच्छा देगा ही देगा, एग्जाम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, जो कि आप दूसरे आंसर को दे सकते हो। ओके, अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर ज्योग्राफी एग्जाम।